हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाँ, सब लोग आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलना है। हाँ, जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ पिछली बार, अभी 10 मिनट पहले मतलब 8 बजे तुरंत ही लाइट यहाँ पे कट हो गई। मैं बताई हूँ ना आप लोगों को कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो उसका असर पड़ रहा है अब। चलिए यहाँ पे देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि खाने से कब्ज नहीं होता है। अब सब लोग आ जाइए। और एक बात आपको बतानी है, इन्फॉर्मेशन देनी है। कल से ना ये जो क्लास है ये आपको जो है केवल और केवल एप्लीकेशन पर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो टेलीग्राम है वहां पे लिंक शेयर नहीं होगा। केवल एप्लीकेशन पर लिंक शेयर होगा, तो वहां पे जाकर के आप सबको क्लास देखना है, ठीक है ना। हाँ, केवल प्रैक्टिस सेट ही, ठीक है ना। केवल प्रैक्टिस सेट, ये जो प्रैक्टिस सेट 8 बजे की होती है, ये कल से केवल एप्लीकेशन पर इसका लिंक मिलेगा। तो सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलिए, पहला दिया गया है कि खाने से कब्ज नहीं होता है। पहला है अस्वास्थ्यकर जंक खाद्य, जो जंक खाद्य फूड है। और दूसरा दिया गया तले खाद्य पदार्थ। चौथा है रेशे। और चौथा दिया गया है परिष्कृत अनाज। तो आप सबको पता है कि खाने से कब्ज नहीं होता है, मतलब रेशे के खाने से कब्ज नहीं होता है। और रेशा क्या होता है? खाने के पचाने में काम आता है, सहायता करता है। रेशे का पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता है। रेशा क्या है? तो पॉलीकार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है ये। इसका पाचन जानवरों में होता है, लेकिन ये हमारे, अगर बात करें हम जो है तो ये खाने को पचाने में सहायता करता है। परिष्कृत अनाज क्या होता है? तो आप सबको पता है, जिन अनाजों का ऊपरी छिलका उतार लिया जाता है, पॉलिश किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिष्कृत अनाज में काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है टमाटर में लाल रंग होता है के कारण बताइए। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, ये बताना है। टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? फ्लेवियोनाइड के कारण, क्लोरोफिल के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, या फिर सभी के कारण? ऐप नहीं चलता है? चलता है, एक बार फिर से ट्राई करिए। आज भी दिया गया है लिंक, वहां पे बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं। मैम कैसे पता चलेगा लिंक आया है? पहले डाउनलोड तो करिए। डाउनलोड करने के बाद अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। टमाटर में लाल रंग होता है किसके कारण? ये जो है पढ़ाया गया है आप लोगों को, और यहाँ से खूब सारा क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा आज, मुझे ऐसा लग रहा है बिना क्वालिटी बढ़ाए क्लास अच्छी नहीं देख पाएंगे। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप सबको पता है लाइकोपिन के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे लाइकोपिन दिया नहीं गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, एंथोसाइनिन, ठीक है ना। एंथोसाइनिन भी क्या है? तो लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए, यहाँ से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन को हम भी देख लेते हैं। हाँ, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये आप सबको पता है। टमाटर की बात करेंगे, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो आप बताएंगे किसकी वजह से? लाइकोपिन की वजह से, ठीक है ना। या फिर जब लाइकोपिन आपको ना मिले ऑप्शन में, तो आप बताएंगे एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से। यहाँ पे टमाटर की बात हो, थोड़ा सा slow। टमाटर का लाल कलर हो, या फिर पपीते की बात करें, पपीते का लाल कलर हो, किसकी वजह से होता है? तो आपको बताना है लाइकोपिन की वजह से होता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं एक ही बार में आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि लहसुन में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए, लहसुन की बात करेंगे तो लहसुन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर बताते चलिए। लहसुन में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है? कई बार रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर बताते चलेंगे। कई सारा क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इलायची की बात करेंगे, इलायची में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इसके साथ ही साथ आपको बताना है यहाँ पे। पालक की बात करेंगे, पालक भी कई बार पूछा गया है आपसे। इसके साथ मांस की बात करेंगे, मांस भी कई बार पूछा गया है।
और अगला क्वेश्चन है काली मिर्च की बात करेंगे। काली मिर्च भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सब बताएंगे किसमें क्या पाया जाता है। लौंग की बात करेंगे, अभी लौंग से रिलेटेड क्वेश्चन कल ही हमने सॉल्व किया है। हल्दी की बात करेंगे, हल्दी को भी पूछा गया है। हरी शिमला मिर्च को पूछा गया है, हरी शिमला मिर्च की बात करेंगे। हरी शिमला मिर्च में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम गाजर की बात करें, गाजर या फिर कद्दू की बात करें, तो गाजर या कद्दू में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है, ये बताना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन एक में ही मैंने ऐड कर दिया है और यहीं पे पूरा का पूरा क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है। टमाटर के लाल रंग की बात करें, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन या फिर पपीते की बात करेंगे, तो टमाटर हो या फिर पपीता हो, क्या पाया जाता है, तो आपको बता देना है लाइकोपिन पाया जाता है। लहसुन की बात करेंगे, लहसुन में क्या पाया जाता है, एलानिन पाया जाता है। लहसुन में क्या पाया जाता है, तो आपको बता देना है एलानिन पाया जाता है। एक ऑप्शन का जो है या तो मैच करने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है या तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। प्रीति जी बोल रही हैं आपके यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, ऐप पर क्लास नहीं हो रहा है। ऐप पर लिंक भेजा गया है, एक बार फिर से ट्राई करिए, हो सकता है आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो इसके वजह से नहीं मिल रहा होगा। ठीक है ना। इलायची बात करेंगे, इलायची में क्या होता है, सिनकोल होता है। इलायची में क्या होता है, तो आपको बता देना है सिनकोल होता है। पालक की बात करेंगे, पालक में क्या पाया जाता है, लिपोलिक अम्ल पाया जाता है। लिपोलिक की बात करें तो इसमें लिपोलिक पाया जाता है, रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। मांस में क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, जो बच्चे कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, केवल और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ताकि अगली बार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाओ। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च में क्या पाया जाता है, ओलियो रेजिन पाया जाता है। ओलियो रेजिन की बात करते हैं, ओलियो रेजिन पाया जाता है। और जो बच्चे कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको पूरा का पूरा एक वर्णक का एक क्लास हुआ था और उसमें सारे पॉइंट को क्लियर कराया गया था। ये न्यूट्रिशन साइंस का एक पार्ट है। ठीक है। लौंग में क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। यूजिनॉल पाया जाता है लौंग में। लौंग का सक्रिय भाग या फिर लौंग में कौन सा वर्णक, तो आपको बता देना यूजिनॉल। अगर हम हल्दी की बात करेंगे, हल्दी में क्या पाया जाता है, करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन पाया जाता है। इसके साथ ही साथ हरी शिमला मिर्च की बात करेंगे तो इसमें क्या पाया जाता है, ल्यूटिन पाया जाता है। ठीक है ना। और लास्ट का गाजर या कद्दू की बात करेंगे, इसमें क्या पाया जाता है, कैरोटिनाइड पाया जाता है। ठीक है ना, कैरोटिनाइड पाया जाता है। ये रहा पूरा का पूरा पार्ट इसका। यूट्यूब किसमें जो प्रैक्टिस सेट है किसमें, यूट्यूब लाइव क्लास में जाइए, वहां पे आपको शो होगा यूट्यूब लाइव क्लास। टमाटर की बात करेंगे फिर से तो आपको बता देना है लाइकोपिन। पपीता की बात करें इसमें एंथोसाइनिन लाइकोपिन दोनों हो जाएगा। लहसुन की बात करेंगे एलानिन होता है। इलायची की बात करेंगे सिनकोल आ जाएगा। पालक का लिपोलिक अम्ल आता है। मांस का मायोग्लोबिन। काली मिर्च का ओलियोरेजिन। लौंग का यूजिनॉल। हल्दी का करक्यूमिन आ जाएगा। हरी शिमला मिर्च का ल्यूटिन होता है। और गाजर या कद्दू की बात करेंगे तो इसमें क्या पाया जाता है, कैरोटिनाइड पाया जाता है। क्लियर है ना। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, बट आपको इतना देखना है यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतुलित दैनिक हिस्सा कितना होता है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तो आपको बता देना है जो आरडीए है, आरडीए की अगर हम बात करें 16 से 18 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उन्हें प्रोटीन कितना ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि 16 से 18 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उन्हें पर डे कितना प्रोटीन लेने की जरूरत होती है, आपको ये बताना है। बताइए। पहले की बात नहीं करेंगे, देखो मैं हर बार आप लोगों से बोलती हूँ जब भी यहाँ पे देखने को मिले क्या आरडीए से रिलेटेड तो 2010 का डाटा नहीं याद करेंगे, 2020 का ही डाटा याद करेंगे। और 2020 का ही मैं बताऊंगी, मैं 2010 का बताने वाली नहीं हूँ आप लोगों को। ठीक है, 2020 का 20 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 16 से 18 वर्ष की जो किशोरावस्था की लड़कियां होती हैं उन्हें प्रोटीन कितना चाहिए, तो आपको पता है जब पिछली बार का आरडीए जो 2010 का आरडीए आया था पर बॉडी वेट
जितना हमारे शरीर का भार होता था 1 केजी पर 1 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए होता था। पिछले साल का अगर हम आरडीए देखें उसके हिसाब से, और इस साल का जो आया है 2020 का डाटा है, इसमें हमें 1 किलोग्राम शरीर के भार पर 0.83 ग्राम हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन में कमी की गई है इस बार के आरडीए में, ठीक है। इस बार के आरडीए में प्रोटीन में कमी की गई है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको बताना होगा यहाँ पे 16 से 18 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं, इन्हें कितना ग्राम चाहिए होता है प्रोटीन पर डे। तो आपको बता देना है लगभग 46.2 ग्राम पर डे चाहिए होता है। कितना? तो 46.2 ग्राम पर डे इन्हें चाहिए होता है। क्या? तो आपको बता देना है प्रोटीन, ठीक है। ये इस बार का रेशियो है और इस बार का रेशियो आपको याद करके चलना है। इस बार का जो डाटा आया है उसमें प्रोटीन में कमी की गई है, ठीक है ना। गुड़िया जी एक बार अब लास्ट में बात करते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट, एक बार क्लास को आज देख लीजिए यहीं पर, ठीक है ना। और अगर 16 से 18 वर्ष के लड़के की बात करें हम, जो 16 से 18 वर्ष के किशोर हैं, जो लड़के हैं, उन्हें कितना परसेंट चाहिए या फिर कितना ग्राम चाहिए होता है प्रोटीन। तो आपको बता देना है 50, यहाँ पे 16 से 18 वर्ष के जो लड़के होते हैं उन्हें कितना चाहिए। लड़कों की बात करेंगे तो आपको बता देना है 55.8 ग्राम, मतलब 55.8 ग्राम पर डे चाहिए होता है क्या, प्रोटीन, ठीक है ना। रेशियो को याद रखिएगा, डाटा को याद रखिएगा। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने गर्ल्स को देख लिया, बॉयज को देख लिया, जो कि 16 से 18 वर्ष के हैं, इनको ये रेशियो चाहिए होता है। 46 ग्राम पर डे लड़कियों को चाहिए होता है और 55 ग्राम प्रोटीन पर डे लड़कों को चाहिए होता है। यहीं पर अगर हम किसकी बात करें तो आपको बता देना है प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इन सारी चीजों को क्लियर करते चलेंगे ना, तो वो चीजें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। और अगर आप ये सोचो कि पूरा का पूरा डाटा एक दिन में याद हो जाए तो बिल्कुल नहीं होगा। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, सारी चीजें माइंड में टुकड़े टुकड़े में करके बैठती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैन की बात करें या फिर वुमेन की बात करें, मैन की बात करें या फिर वुमेन की बात करें, चाहे जो काम करते हो, सेडेंटरी वर्क हो, मॉडर्न वर्क हो या फिर हैवी वर्क हो, मतलब साधारण काम हो, मध्यम काम हो या फिर हैवी काम करने वाले जो पुरुष होते हैं, उन्हें कितना ग्राम चाहिए होता है प्रोटीन डेली। तो आपको बता देना है 54 ग्राम चाहिए होता है। कितना? तो आपको बता देना है 54.0 ग्राम पर डे चाहिए होता है मैन को। और अगर हम वुमेन की बात करते हैं, वुमेन को कितना चाहिए होता है, तो आपको बता देना लगभग 45.0 ग्राम चाहिए होता है महिलाओं को। क्या? तो आपको बता देना है प्रोटीन की मात्रा। ये तो हमने गर्ल्स को देखा, बॉयज को देखा, ये हमने मैन को देखा, वुमेन को देखा, चाहे वो जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ, लेकिन पर डे इतना ग्राम इनको प्रोटीन चाहिए, तब तो इनकी बॉडी बढ़िया रहेगी, ठीक है। यहीं पे चलो हम प्रेग्नेंट लेडी की भी बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं, सेकेंड ट्रिमेस्टर या फिर थर्ड ट्रिमेस्टर की बात करेंगे, आपको पता है प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे 0 से लेकर 3 मंथ रखा गया है यहाँ पे, और सेकंड की बात करेंगे 3 से लेकर के 6 मंथ रखा गया है, और थर्ड की बात करेंगे तो 6 से लेकर के 9 मंथ रखा गया है। यहाँ पे कब कब जरूरत होती है, तो आपको बता देना है सेकंड में और थर्ड में ज्यादा जो है प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर हम 6 यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो कितना पॉइंट चाहिए होता है, तो आपको बता देना है 9.5 को इसमें ऐड कर देना है आपको। कितना? तो आपको बता देना है, अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे प्रोटीन के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, तो हमें कितना ऐड करना होता है इसमें, तो आपको बता देना है। अभी आपने ऊपर देख लिया है कि 45.0 ग्राम चाहिए, और आपको 45.0 ग्राम में 9.5 ग्राम को ऐड करके दे देना है। यही रेशियो है क्या, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है किसका, प्रेग्नेंट लेडी का। 45 में 9 ग्राम, 9.5 ग्राम और ऐड करके देना होगा आपको। और जब लास्ट का ट्राइमेस्टर चलेगा, मतलब थर्ड 6 से 9 माह का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या होता है, तो आपको बता देना है कितना हमें ऐड कर देना होता है। तो लगभग इसमें जो है 22.0 को ऐड कर देना होता है, ठीक है ना। 22.0 को ऐड कर देना होता है, ठीक है।
22.0 को ऐड कर देना होता है। और एक बात मैं आप लोगों को अभी से बोल रही हूँ कि अभी से आरडीए याद करना स्टार्ट कर दो सब लोग। एक एक पॉइंट को टुकड़े टुकड़े में करके याद करना शुरू कर दो। किसी दिन प्रोटीन का याद कर लो, किसी दिन विटामिन ए का, विटामिन डी का, जैसे आप याद कर पाओ वैसे याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आरडीए बहुत लंबा चौड़ा है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि यहीं से पूछा जाए, प्रोटीन का ही पूछा जाए, किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 16 से 18 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं उन्हें कितना चाहिए होता है, लगभग 46.0 ग्राम पर डे चाहिए होता है। ठीक है, 46.0 ग्राम पर डे चाहिए होता है। तो ये रहा इस बार का आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार मात्रा बताइए। देखिए, हाँ ठीक है, डेली में शामिल कर दूंगी 2-4 क्वेश्चन। अगर हम बात करें यहाँ पे, आज की क्लास को शेयर नहीं करना है किसी को, ठीक है ना, आज की क्लास पब्लिक नहीं है, पहले बता रही हूँ। हाँ, अगर हम बात करें किसकी, तो आपको बता देना है आरडीए 2020 की। तो आपने अगर आरडीए 2020 को देखा होगा ना, तो उसमें एनर्जी की बात इस बार नहीं कही गई है, एनर्जी की बात ईएआर में कही गई है। ठीक है ना, आरडीए में एनर्जी की बात नहीं कही गई है, एनर्जी की बात कही कहाँ गई है, तो ईएआर में कही गई है। अगर हम ईएआर के थ्रू एनर्जी को देखें यहाँ पे, अगर क्वेश्चन बनता भी है तो ईएआर के थ्रू ही बनेगा, क्योंकि आपको जो है आरडीए 2020 में तो दिया ही नहीं गया है, एनर्जी का पार्ट ही नहीं है वहां पे। तो अगर हम किसके अकॉर्डिंग देखें, आपको बता देना है ईएआर के अकॉर्डिंग। अगर हम एनर्जी को देखते भी हैं 2020 के अकॉर्डिंग, किसके लिए, 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा कितनी मात्रा में चाहिए होती है, तो आपको बता देना है लगभग 2060 कैलोरी पर डे चाहिए होता है। कितना, तो आपको बता देना है 2060 कैलोरी। एक बार इसका भी डाटा देख लेते हैं, आरडीए में तो दिया नहीं गया, ईएआर में दिया गया है। ठीक है ना, तो ईएआर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 2020 में क्या एनर्जी की बात करें, अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, तो आपको बता देना है 10 से 12 वर्ष की लड़की की बात करते हैं। अगर हम 10 से 12 वर्ष की लड़की की बात करें, इसे एनर्जी कितना चाहिए होता है 2020 के अकॉर्डिंग, तो आपको बता देना है 2060 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होगा एक 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए। ठीक है ना, 2060, जी बिल्कुल, ये इस बार का हिसाब है, पिछली बार का छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछली बार का रटने से याद करने से कोई भी फायदा नहीं है। और अगर इसी उम्र के लड़कों की बात करें, हम लड़के की बात करें, तो उसे कितना किलो कैलोरी चाहिए होता है, यहाँ पे बढ़ाया गया है कितना, तो आपको बता देना है 2220। कितना, तो आपको बता देना है 2220 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होता है इसी एज के लड़कों को, जबकि लड़कियों को 2060। ये क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये पॉइंट ध्यान देना, ये फिक्स नहीं है, ये एवरेज लगाया गया है, औसत बता दिया गया है इस बार के ईएआर में। ठीक है ना, केवल औसत लगाया गया है कि लगभग इतना एनर्जी चाहिए होता है एक इस एज के बच्चों को या फिर इस एज के लड़कियों को। ठीक है ना, चलिए, हाँ जी, ये केवल एक एवरेज बताया गया है, फिक्स नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सबने देखा है इस बार का आरडीए कि उसमें क्या नहीं है, तो एनर्जी को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धात्री महिला की लौह तत्व की मात्रा है। जो धात्री महिलाएं हैं, जो लैक्टेसी वुमेन है, उनके लिए लौह तत्व कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, 35 मिलीग्राम पर डे, 25 मिलीग्राम प्रतिदिन, 17 मिलीग्राम प्रतिदिन, 20 मिलीग्राम प्रतिदिन। आपको आरडीए याद रखना है। आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है, सब कमरे में फोन चला रहे हैं। आप थोड़ा हर साइड हो जाइए, है ना। बताइए, लौह तत्व की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। लैक्टेसी स्टेज की बात की गई है। हाँ, लगभग सही आंसर दे रहे हो आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है ना, चलिए 2000, ये तो 2010 का डाटा पूछा गया, यहाँ पे 2010 का पूछा गया है, लेकिन हम 2020 को देखेंगे। भाई 2000 को देखने से कोई फायदा नहीं है,
2010 को देखने से कोई फायदा नहीं, 2020 को देखेंगे। और क्या देखना है, लौह तत्व को देखना है। और किस स्टेज की महिला को, तो आपको बता देना है स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितना मात्रा में चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, लैक्टेसी स्टेज को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला तो क्या करते हैं, 0 से 6 माह की महिला होती है, और दूसरा क्या होता है, तो आपको बताना है 7 से लेकर के 12 मंथ की महिलाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या होगा, 23 mg चाहिए होगा पर डे, ठीक है ना। 23 mg 23 mg पर डे चाहिए होगा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर डे। लौह तत्व की मात्रा पूछी गई है तो 23 mg चाहिए होगा, 23 मिलीग्राम चाहिए होगा। यहीं पर अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करेंगे, कल भी इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। प्रेग्नेंट लेडी को पर डे जो है लौह तत्व की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो आपको बता देना है 40 mg पर डे, ठीक है ना। कितना, तो 40 mg पर डे आवश्यक होता है, किसके लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ठीक है। यहीं पर नॉर्मल अगर वुमेन की बात करें हम, नॉर्मल वुमेन जो कि जो है विशेष अवस्था में नहीं है, नॉर्मल वुमेन है, तो उसे कितना चाहिए होता है, आपको बता देना है 29 मिलीग्राम चाहिए होता है पर डे, ठीक है ना। और अगर मेन की बात करें, यहाँ पे मेन को कितना चाहिए होगा, नॉर्मल मेन है तो आपको बता देना है, ये नॉर्मल मेन जो आदमी हैं, जो पुरुष हैं, उन्हें 19 mg मतलब 19 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। ये पूरा का पूरा डाटा रहा किसका, तो आपको बता देना है लौह तत्व का। 2020 के अकॉर्डिंग लौह तत्व की मात्रा को अगर हम देखें, जी बिल्कुल, ठीक है ना। 2020 के अकॉर्डिंग लौह तत्व की मात्रा को देखें तो स्तनपान कराने वाली महिला, चाहे वो 0 से 6 माह की हो, चाहे वो 7 से 12 माह की हो, उन्हें 23 mg पर डे चाहिए होता है, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी को पर डे 40 मिलीग्राम चाहिए होता है। वुमेन की बात करें तो 29 मिलीग्राम चाहिए होता है। मैन की बात करें कितना चाहिए होता है, लगभग 19 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। ये पूरा का पूरा डाटा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कितना चाहिए होगा, तो आपको बता देना है लगभग 23 मिलीग्राम। आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, बताइए। सविता जी बिल्कुल मैं आपको देख पा रही हूँ ठीक है ना, आपको मैं देख पा रही हूँ, आ जाइए। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा जो है परेशान ना किया जाए, ज्यादा काम ना हो, ज्यादा तनाव ना हो, ज्यादा टेंशन ना हो, और उनके भोजन पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाए, तब जाकर के माँ भी स्वस्थ रहेगी। और अगर माँ स्वस्थ है तो उनका बेबी भी स्वस्थ होगा। और अगर माँ में कोई प्रॉब्लम है, माँ के खान पान पे कोई प्रॉब्लम है, तो पूरा का पूरा सीधा उसका इफेक्ट उसके बच्चों पर जाता है, उसका जो बेबी है उस पे जाएगा, ठीक है। बताइए, मिक्सडिमा होता है, क्रिटेनिज्म होता है, घेंघा होता है, रिकेट्स होता है। अभी कल की क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया है ना। शिशुओं में क्या होता है, बिल्कुल सही है, आपको बता देना है। शिशुओं की बात करते हैं अगर हम, तो क्रिटेनिज्म हो जाता है, ठीक है ना। शिशुओं में क्या होता है, तो क्रिटेनिज्म हो जाता है। अच्छा, अगर बच्चों में, अगर माँ के आहार में आयोडीन की कमी है तो बच्चों में क्रिटेनिज्म हो जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अगर क्रिटेनिज्म हुआ है तो क्या बच्चों का बीएमआर भी इफेक्टिव होता है, यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ता है या फिर घटता है, बताइए। बीएमआर के बारे में बताना है। अगर किसी बच्चे में क्रिटेनिज्म है तो क्या उसका बीएमआर घटेगा या फिर बढ़ेगा, हाँ बताते रहेंगे। बहुत बढ़िया, जो बच्चे बता रहे हैं, ठीक है ना, जो बच्चे बता रहे हैं ना कम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्रिटेनिज्म अगर जो है माँ के आहार में आयोडीन की कमी हुई, बच्चों में क्रिटेनिज्म हुआ, क्रिटेनिज्म होने पर बीएमआर पर इफेक्ट क्या पड़ता है, तो आपको बता देना, बच्चों का जो बीएमआर है वो कैसा होता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। बच्चों की लंबाई जो बढ़वार है वो कम हो जाती है, बच्चा बौना हो जाता है, जो बुद्धि है, जो दिमाग है उसका वो डेवलप नहीं हो पाता है, मंद बुद्धि का बच्चा हो जाता है, मांसपेशियां अच्छे से
विकसित नहीं होती है बच्चे की। साथ ही साथ बालक जो बच्चा है बहुत ही सुस्त रहेगा, जैसे लेजी कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर इधर उधर चल दिया तो थक जाएगा, सुस्त हो जाता है बच्चा। इसके साथ ही साथ उसकी जो स्किन स्किन होती है, जो त्वचा है, उस पे भी इफेक्ट पड़ता है। किससे? तो आपको बता देना है, क्रेटिनिज्म से। मैक्सडिमा की बात करेंगे तो आपने देखा है मैक्सडिमा किस में होता है? वयस्कों में हो जाता है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो वयस्कों में क्या क्या होता है तो आपको बता देना है। ये जो है वयस्कों का मस्तिष्क प्रभावित करता है, साथ ही साथ जो है तापमान कम कर देता है बॉडी का, और क्या होता है? शीघ्र थकान, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और घेघा आपको पता है महिलाओं में होता है। घेघा को ग्वाइटर कहा जाता है, गलगंड कहा जाता है, ठीक है ना। ये ज्यादातर हमें किसमें देखने को मिलता है? तो महिलाओं में देखने को मिलता है। थायराइड हार्मोन जो है वो उसमें कोशिकाओं का विभाजन ज्यादा होने लगता है, और ये ग्रंथि क्या होती है? सूज करके एकदम गोल गोल हो जाती है, मतलब यहाँ गले में क्या होता है? सूजन आ जाता है, जिसे हम गलगंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से बढ़ जाता है, क्या बढ़ता है बताइए? अगर गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी होगी तो क्या बढ़ जाएगा? पीलिया, मातृ मृत्यु दर, शिशु का जन्म भार कम होना, बी और सी दोनों, बताइए क्या होगा? हाँ, बताते चलेंगे। डी इज राइट, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा तो आपको बता देना, डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। जो है बच्चा बच्चा जो है और माँ दोनों की मृत्यु हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्या है? लौह तत्वों की कमी हो रही है। और आप सबको पता है हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? बिना आयरन के मिले, या फिर आयरन अगर बॉडी में बहुत कम लेवल का है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है प्रॉपर मात्रा में शरीर में पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है ना। और जब हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी होगी तो न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपर मात्रा में, न्यूट्रिएंट रक्त की सहायता से ही पूरी बॉडी में जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट आराम से या फिर प्रॉपर मात्रा में शरीर में पहुंच नहीं पाएंगे, एनर्जी नहीं बन पाएगी। साथ ही साथ रक्त की कमी हो जाएगी, बच्चे को पोषण नहीं मिल पाएगा, माँ को पोषण नहीं मिल पाएगा, बच्चे का डेवलप रुक जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स है इसके। तो इस वजह से माँ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है और बच्चे पर भी पड़ता है। माँ की भी मृत्यु हो सकती है और बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है। और अगर किसी कंडीशन में दोनों बच भी गए हैं तो बच्चे का डेवलप जो है ना, बच्चे का जो भार है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें रक्त के थ्रू हो रही है, न्यूट्रिएंट पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर मात्रा में माँ और बच्चे को नहीं मिल पाती है, यही सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखना है, यहाँ पे अभी भी बहुत तेज की बारिश हो रही है। अभी भी यहाँ पे बहुत जोर की बारिश हो रही है। पता नहीं आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। हमारे यहाँ भी बहुत तेज की बारिश हो रही है। बताइए, गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है कितना? गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है कितना? 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम। कानपुर में, हमारे यहाँ सूखा। अच्छा, बताइए क्या होगा? देखिए, इसमें दोनों पॉइंट को करेक्ट माना गया है। किसी किसी ईयर में 900 ग्राम करेक्ट मान लिया गया है और किसी किसी ईयर में 700 ग्राम करेक्ट माना गया है, ठीक है ना। दोनों आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे? तो लगभग 900 ग्राम प्रोटीन का जो है बनता है पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में, या फिर वृद्धावस्था में? किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था, या फिर वृद्धावस्था? हाँ, 900 आप लोग मानेंगे, ठीक है ना। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी बताइए?
बिल्कुल सही है। आपको क्या बता देना है, गर्भावस्था और धात्री अवस्था की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, क्यों गर्भावस्था में, क्योंकि गर्भवती माँ के लिए भी जरूरी है, साथ ही साथ उसके शरीर में जो बच्चे का विकास हो रहा है उसके लिए भी क्या है, प्रोटीन जरूरी होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो आपको बताना है गर्भावस्था में जरूरी है, ठीक है ना। गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन अनुशंसित मात्रा है, अभी आपने देखा है गर्भावस्था में कितना लोहा चाहिए होता है एक प्रेग्नेंट लेडी को, अभी आपने देखा है, ठीक है ना। बताइए, गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? 24 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम, अभी हमने देखा है इस पॉइंट को। अभी अभी जस्ट अभी हमने करेक्ट किया है। लो फिर भी 32 आ रहा है, बताइए। 40 मिलीग्राम, ठीक है ना। प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो पर डे आयरन की आवश्यकता होती है 40 मिलीग्राम होती है। ये 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग, आप लोग 2010 का ना रटो। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, ये सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो आप लोग इतना सा अपने माइंड में बिठा लो, जो भी डाटा आरडीएस से मिले, अगर 2010 का पूछा गया है तो 2010 का आप छोड़ दीजिए, आप 2020 का लीजिए, ठीक है, तभी जा करके सही होगा। क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपको बता देना है, 40 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते हैं, गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कैलोरी को छोड़ दीजिए, क्योंकि कैलोरी यहाँ पे दिया नहीं गया, ये EAR में दिया गया है, तो कैलोरी को हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है। हाँ, अभी हमने इस पे डिस्कस भी किया था कि किसको कितना चाहिए। बताइए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए क्या आवश्यक है? केक और चॉकलेट, क्या बात है। नूडल्स और पिज्जा, बहुत बढ़िया है ना। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम, दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। सबसे अच्छा भोजन चाहिए ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आपको बताना है दूध व प्रोटीन युक्त, जितना अच्छा भोजन दे सके प्रेग्नेंट लेडी को, उतना अच्छा भोजन देने की कोशिश करनी चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी को उतना अच्छा भोजन लेना भी चाहिए। फास्ट फूड वगैरह से बिल्कुल बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धात्री स्त्री जिसका शिशु, ये भी क्या है, तो ऊर्जा से रिलेटेड पॉइंट है, इसको भी हम छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए, अच्छा एक ही क्वेश्चन दो दो बार टाइप हुआ है। चलिए बताइए, गर्भवती महिला के लिए अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है 10 mg, 20 mg, 5 mg, 15 mg, बताइए अगर आप अच्छे से कर पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, बताइए। गर्भवती महिला, अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त लोहा बताना है। अब इसको आप लोग निकाल करके बताएंगे कि कैसे अतिरिक्त लोहा निकालना है आपको। हाँ बताइए, अतिरिक्त लोहा कितना चाहिए? गर्भवती महिला को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है। नॉर्मल लेडी को जितना लोहा चाहिए होता है, उसमें प्रेग्नेंट लेडी का जो लोहा है उसे घटा देंगे, तो अतिरिक्त लोहा निकल जाएगा अपने आप। ये 2010 का डाटा पूछा गया, फिर मैं बता रही हूँ ये कहाँ का डाटा है, तो आपको पता होना चाहिए ये 2010 का डाटा है, लेकिन आपको 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, सबसे पहले किसका आंसर आया है? तो प्रमिला जी का आंसर आया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको पता है, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, 2000 अगर 20 का डाटा हम देखें ना, तो आपको क्या पता है, तो देखिए यहीं पर है 29 ml जो है, यहाँ पे देखेंगे आयरन की बात अगर हम करें, आयरन की बात करें कि अतिरिक्त आयरन जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे कितना चाहिए होता है, तो नॉर्मल लेडी को कितना चाहिए होता है, तो आपको पता है 29, ठीक है ना। और प्रेग्नेंट लेडी को कितना चाहिए होता है, आपको पता है 40, मतलब 40 mg। 40 में से आप 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। 11 mg जो 11 मिलीग्राम है, ये क्या है, अतिरिक्त हो जाता है किसके लिए, तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ठीक है ना। 11 mg क्या हो जाएगा, तो आपको बता देना है प्रेग्नेंट लेडी के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपको बता देना है, 11 mg मतलब 11 मिलीग्राम अतिरिक्त हमें चाहिए होता है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को डेली आयरन की आवश्यकता होती है। कोई बात नहीं है, लिखा है तो आपको अंदाजा भी तो लग रहा है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है ना। बता तो मैं रही हूँ 2020 का ही बताया जा रहा है, यहाँ पे लिखने से मतलब नहीं है, मैं आपको बीच बीच में दिला रही हूँ याद। चलिए, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ सकती है क्योंकि क्या होता है, गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए, या फिर रक्त निर्माण के लिए, या फिर अस्थि के निर्माण के लिए। कोई बात नहीं सविता जी, एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा सब। आरडीए आप लोगों को दे दिया गया है अच्छे से बना करके, और आरडीए एग्जाम तक 2-3 बार और रिपीट करवा दूंगी मैं, ठीक है ना, तो अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग याद करते चलो आरडीए को, ऐसा नहीं है कि एग्जाम आएगा तब याद करना, एक एक पॉइंट अभी से कवर करना स्टार्ट कर दो सब लोग। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ सकती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती महिला की ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थि निर्माण के लिए। क्यों जरूरी है? क्या होगा, बिल्कुल सही है, तो पहला वाला सही हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु के निर्माण के लिए हमें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कब? तो प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है, मतलब जितना हम डेली ले रहे हैं भोजन, उससे कितना ज्यादा भोजन हमें लेना होता है डेली, लगभग 25 ग्राम, लगभग 50 ग्राम, लगभग 75 ग्राम, या फिर लगभग 100 ग्राम। आप सबको पता है कि जो नॉर्मल लेडी होती है वो जितना भोजन लेती है उससे ज्यादा भोजन चाहिए होता है एक प्रेग्नेंट लेडी को, वो धीरे धीरे मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में भोजन करती है, लेकिन कई बार भोजन करना होता है प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट तो उसे पूरी करनी है, साथ ही साथ उसके बेबी की भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, तो इस कंडीशन में ज्यादा भोजन लेना चाहिए होता है। और कितना ज्यादा, तो आपको बता देना है कितना ज्यादा लेना होता है, आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, करा दूंगी रितु जी, ठीक है ना, लगभग आपको बता देना है 75 ग्राम, ठीक है ना, लगभग 75 ग्राम ज्यादा लेना होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को देखिए, लगभग 4-5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को आप देखेंगे, स्टार्टिंग की 3 महीने की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे चेहरे पर निखार आने लगता है, ग्लो आने लगता है। तो ये जो ग्लो आता है ये क्यों आता है, क्योंकि इतनी ज्यादा केयर की जा रही होती है एक प्रेग्नेंट लेडी की, कि जितना वो पूरी लाइफ में नहीं खाई होती है उतना वो 9 मंथ में खा लेती है, और उसकी बॉडी पूरी की पूरी क्या होती है, जिसका बहुत अच्छे से केयर किया जाता है और खाना वगैरह पचता है, उसके बॉडी पर ग्लो आने लगता है, चेहरे पर ग्लो आने लगता है प्रेगनेंसी के टाइम में 3 महीने के बाद। स्टार्टिंग का जो महीना होता है उसमें नहीं, उस 3 महीने के बाद मतलब सेकेंड टेमेस्टर में उसके चेहरे पर ग्लो आने लग जाता है। रीजन यही है क्योंकि केयर बहुत ज्यादा किया जाता है और खिलाया पिलाया बहुत ज्यादा जाता है प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है ना। अगला है, गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा जो है ये सबको पता है, 2020 के अकॉर्डिंग देंगे तो 40 mg होगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है। नहीं, हाँ किसी किसी का होता है, अब किसी किसी के तो आपने देखा होगा कि पानी तक नहीं पचता है और लगभग 9 मंथ पूरे के पूरे कुछ भी खाए पलट दिया, कुछ भी खाया पलट दिया, तो उस कंडीशन में नहीं होगा निखार, उस कंडीशन में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो और कमजोर हो जाती है। तो रीजन है क्योंकि उसके खाना ही नहीं पच रहा है, तो उस कंडीशन में नहीं, जिसका स्टार्टिंग के 3 मंथ में प्रॉब्लम होती है, उल्टियां आती हैं, उसके बाद उसकी सेहत अच्छी हो जाती है अगर उसे खाना पच रहा है तो सारी चीजें सारी कंडीशन हम जैसे एक महिला के साथ हो रहा है वैसे सबके साथ नहीं हो रहा है, अगर किसी के साथ अच्छा हुआ है तो किसी के साथ बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो है डिपेंड करता है कि किस महिला के साथ कैसा हो रहा है। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी कौन सी है? कब्ज है, पीलिया है, पोलियो लिखा है, स्प्रू है, कर्क रोग है। तो आपको बता देना है आंत से संबंधित क्या है, कब्ज है, ठीक है ना, आंत से संबंधित क्या है, कब्ज है। चलिए, किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है, बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में? अच्छा जी, हाँ जी, बिल्कुल, है ना।
हाँ, किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है? तो आपको बता देना, बचपन में, किशोरा में, या फिर युवा में, या फिर वृद्धा में। ओल्ड एज में, जी बिल्कुल। ओल्ड एज में क्या होता है तो आपको बता देना है, वृद्धा जो बीएमआर की दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ओल्ड एज में। अगला क्वेश्चन है, बुफे के लिए मेन्यू। आज ही हम मेन्यू से रिलेटेड पॉइंट को भी कवर करेंगे। मेन्यू से देखा जाए तो आप लोगों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट आज पूरा का पूरा इसका टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगी मेन्यू का। लेकिन अगर यूजीसी नेट की बात करें तो वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। मेन्यू से इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि पढ़ते पढ़ते हम थक जाएंगे, इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। बट यहाँ पे बीएमआर, बीएमआर क्या होता है बताइए सब लोग जल्दी से, सबने पढ़ा है ना? बताइए सब लोग। हाँ, टीजीटी लेवल का ही ले आई हूं मैं, यहाँ पे एक भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना? जब यूजीसी नेट का एग्जाम आएगा तो फिर देखेंगे। चलिए, यहाँ पे देखना है, बुफे के लिए मेन्यू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे खा सके। साधारण रूप, सरलता से, कठिनाई से, महत्वाकांक्षा से। बताइए क्या होगा? जी बिल्कुल, आधारीय चयापचय दर, ठीक है ना? बताइए, बुफे का के लिए मेन्यू कैसा होना चाहिए? ठीक है ना? हाँ, बुफे की बात करें अगर हम, तो बुफे के लिए मेन्यू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान क्या हो तो आपको बता देना है, सरलता से खा सके, ठीक है ना? कैसा हो तो आपको बता देना है, सरलता से, ताकि जो मेहमान है वो क्या कर सके, तो आपको बता देना है खा सके, ठीक है? बुफे से जो मेन्यू है, इससे आप लोगों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत इजी फॉर्म में देखेंगे, पूरा का पूरा मेन्यू कवर करने की कोशिश करेंगे। जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको भी ले आऊंगी मैं, और जो मैंने खुद से बनाया है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? चलिए आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एला कार्टे मेन्यू क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है? हाँ, सब लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है तो आपको पता है कि मेन्यू हमने सबने पढ़ा हुआ है, जो है न्यूट्रिशन साइंस में ही पढ़ा है मेन्यू को। तो एला कार्टे मेन्यू की बात करेंगे। चलिए बताइए, एला कार्टे मेन्यू क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके देखेंगे, जैसे टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बनता है सिर्फ वैसे ही देखेंगे, नेट लेवल तक नहीं जाना है। एला कार्टे मेनू क्या है? एक विशिष्ट दिवस पर दिया जाता है, एक निश्चित दर पर मर्यादित चयन किया जाता है, खाद्य पदार्थों की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है, खाद्य पदार्थ क्रमवार कुछ कालांतर के बाद दिए जाते हैं। क्या होगा तो बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इससे रिलेटेड पॉइंट को, सारे पॉइंट को कवर करते हैं, जितना क्वेश्चन आज तक पूछा गया है मेन्यू से और एला कार्टे को लेकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करते हैं। पहले तो बताइए, कैलिफोर्निया मेनू क्या है? पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया मेनू किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंसर बताते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, फिर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आपको बता देना है, मील्स एंड व्हील्स मेन्यू क्या है? मील्स एंड व्हील्स मेन्यू की बात करेंगे, व्हील्स मेन्यू किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, चयनात्मक मेन्यू क्या है? चयनात्मक मेन्यू किसे कहते हैं हम? ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है,
पहले इतने का आंसर बताइए फिर देखेंगे। हाँ, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है वहां पे। कैलिफोर्निया मेन्यू किसे कहते हैं बताइए। कैलिफोर्निया मेन्यू हम टेबल डी हार्टे को कहते हैं, या फिर फिक्स मेन्यू को कहते हैं, या फिर नियमित मेन्यू को कहते हैं, या फिर डोजोर मेन्यू को कहते हैं, या फिर थीम मेन्यू को कहते हैं, किसे कहते हैं? कैलिफोर्निया मेन्यू का नाम क्या है? बहुत बढ़िया। क्या है तो आपको बता देना, जो कैलिफोर्निया मेन्यू है ना, इसका मतलब है एला कार्टे मेन्यू। जो अभी आपने देखा ना, उसी का नाम है। एला कार्टे मेन्यू को ही हम कैलिफोर्निया मेन्यू कहते हैं, या फिर मील्स एंड व्हील्स मेन्यू के नाम से जाना जाता है, या फिर चयनात्मक मेन्यू के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मील्स एंड व्हील्स मेन्यू है क्या है? आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, मील्स एंड व्हील्स मेन्यू क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है ना? चयनात्मक मेन्यू है या फिर कैसा मेन्यू है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मील्स एंड व्हील्स की बात करेंगे, ये कौन सा मेन्यू होता है? कैलिफोर्निया मेन्यू होता है। कैलिफोर्निया को हम क्या कहते हैं? चयनात्मक मेन्यू। एला कार्टे को हम चयनात्मक मेन्यू कहते हैं। ये तीनों नाम एला कार्टे का है। ये मेन्यू होता क्या है, थोड़ा सा हम देखेंगे, ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको भी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना? हम कहीं भी जाते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, हाँ, ये सब एक ही है। हम कहीं भी जाते हैं, होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, तो आपके सामने क्या आता है? एक जो है कार्ड आ जाता है, एक मेन्यू आ जाता है, ठीक है ना? मेन्यू कार्ड आता है आपके सामने, और उसमें क्या होता है, एक साइड क्या लिखा रहता है, तो आपको बता देना, ये जो मेन्यू कार्ड आता है आपके सामने, और आप सबने भी बनाया होगा, इसमें क्या होता है, एक साइड तो भोज्य पदार्थ का नाम लिखा होता है, और एक साइड क्या लिखा होता है, उसका प्राइस लिखा होता है। आप XYZ कोई भी चीज खाइए, जैसे हम यहाँ पे क्या खा रहे हैं, तंदूरी रोटी अगर हम खा रहे हैं तो इसका प्राइस लिखा होगा, अगर 2 पीस चाहिए तो 50 का, 4 पीस होगा तो 100 का, ऐसे पीस के हिसाब से लिखा रहता है। अगर आपको यहाँ पे दाल चाहिए तो यहाँ पे 20 रुपया लिखा होगा। अगर आपको क्या चाहिए, पनीर की सब्जी चाहिए तो 50 रुपया लिखा होगा। पापड़ चाहिए आपको तो यहाँ पे 10 रुपया लिखा होगा। अगर आपको कॉफी चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, 50, 100, जैसे जिस जिस हिसाब से आप जिस रेस्टोरेंट या फिर आप जिस होटल में गए हैं, वहाँ का जो मेन्यू होगा, जैसा होगा, महँगा सस्ता, उस हिसाब से प्राइस लिखा होता है। तो यहाँ पे भोजन, एक साइड भोजन, दूसरे साइड प्राइस। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बैलेंस, या फिर हम बजट की बात करें तो आपकी बजट कितनी है। आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से, भोजन में से आप अपने बजट के हिसाब से चयन कर लेते हैं। इसी को हम चयनात्मक मेन्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा भोजन रख दिया गया है जितना रेस्टोरेंट होटल में बना है। अब आप अपने बजट के हिसाब से इसको चूज कर लीजिए, और उसके बाद आपको ऑर्डर देना है, भोजन आपके सामने आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, तो आपको बता देना है, इसी को हम चयनात्मक, एला कार्टे, कैलिफोर्निया, या फिर हम बात करें मील्स एंड व्हील्स के नाम से भी इसी को हम जानते हैं। क्लियर हो गया ना? रेट फिक्स होगी, बिल्कुल। सब लोग खाए हैं, रेस्टोरेंट की बात करें, होटल की बात करें, तो यहाँ पे रेट जो होता है वो फिक्स ही होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं, ऐसा नहीं होगा। 1000 रुपए की एक कॉफी है तो आपको 1000 रुपए पे करने हैं, उसमें से एक भी रुपया आप अगर कम देंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा खाना वहां पे, ठीक है? जिसका नेट नहीं चल रहा है, आप बाद में भी देख सकते हैं क्लास को। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है ना? इसी को हम क्या कहेंगे, तो आपको बता देना है, इसी को हम मील्स एंड व्हील्स मेन्यू के नाम से, या फिर एला कार्टे के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन और पूछा गया आपसे, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टेबल डी हार्टे मेन्यू क्या है, बताइए। टेबल डी हार्टे मेन्यू क्या है? अभी जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसको भी मैं बताऊंगी, ठीक है ना? यहाँ पे तो सारी चीजें क्लियर हैं। ये मेन्यू बहुत बढ़िया। सबसे पहले किसका आंसर आया है, तो सबसे पहले प्रमिला जी का। बहुत बढ़िया। नेटवर्क इशू हो सकता है, अपर्णा जी आप बाद में देख लीजिएगा, हो सकता है आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें एकदम क्लियर चल रही हैं, ठीक है ना?
आप लोगों के साथ मैं भी देख रही हूँ। यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए दिखेगा नहीं आप लोगों को, लेकिन एकदम क्लियर चल रहा है ना? हाँ, जिसके यहाँ नहीं चल रहा है समझ लो जो लीजिए आपके यहाँ पे पर्सनल आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होती तो सबके यहाँ पे होती। टेबल डी हार्टी मेन्यू को हम क्या कहते हैं? फिक्स मेन्यू कहते हैं, नियमित मेन्यू कहते हैं, निश्चित मेन्यू कहते हैं, मतलब निश्चित मूल्य मूल्य निर्धारित होता है। इसे हम क्या कहते हैं? टेबल डी हेट हार्टे मेन्यू की बात करें या फिर हम क्या करें? फिक्स मेन्यू की बात करें, ठीक है ना? या फिर किसकी बात करें तो आपको बता देना है नियमित मेन्यू की बात करें। ये क्या होता है? ये मेन्यू, ये तीनों एक ही मेन्यू है जिसे हम टेबल डी हार्टे मेन्यू के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। निश्चित मूल्य का निर्धारण मतलब जितना भोजन हमें मिलेगा ना उसका पूरा का पूरा एक मूल्य होता है। ऐसा नहीं कि अचार खाया तो 1 रुपया दिया, पापड़ खाया तो 5 दिया, सलाद खाया तो 10 दिया, अगर रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया तो 50 दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितने भोजन होंगे सबका एक निर्धारित मूल्य होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि राजस्थान थाली, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भाई हम बोल देंगे कि हमें राजस्थान की थाली चाहिए, राजस्थान की थाली चाहिए। अब राजस्थान की थाली कहीं पे आपको 250 की मिल जाएगी, कहीं पे आपको 200 की मिल जाएगी, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है, राजस्थान की थाली में कई सारे भोजन होते हैं। ये रहा अचार, चटनी, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूरी, यहाँ पे पापड़ हो गया, सलाद हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? चावल हो गया। अब यहाँ पे जितने डिश हैं, जितना भोजन आपके सामने परोसा गया है, पूरी की पूरी थाली का मूल्य कितना है? 250 रुपए। ठीक है, यहाँ पे जितना भोजन आपको मिल गया है इसका पूरा का पूरा मूल्य क्या है? 250 रुपए, उससे ज्यादा नहीं देना है। यहीं पर जब आपने एला कार्टे मेनू देखा था तो एक भोजन का फिक्स मूल्य था और यहाँ पे पूरी पूरी थाली का फिक्स मूल्य मतलब निर्धारित मूल्य है और पूरा का पूरा भोजन आपको मिल जाएगा 250 रुपए में। ठीक है ना? मारवाड़ी थाली, पंजाबी थाली, राजस्थानी थाली, यूपी की थाली, बिहार की थाली, कहीं की थाली खाइए, जितना भोजन होगा पूरा का पूरा एक मूल्य होता है। अलग अलग भोजन का अलग अलग मूल्य पे नहीं करना है, एला कार्टे की तरह। ये पॉइंट ध्यान देना है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा मेन्यू से रिलेटेड पॉइंट को ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि अब मेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं कराया जाएगा, इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा मेन्यू से रिलेटेड पॉइंट को ही मैं रख दे रही हूँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई डुजियोर मेन्यू क्या है? डुजियोर मेन्यू या फिर मेन्यू फॉर द डे। डुजियोर की बात करें, डुजियोर मेन्यू क्या है या फिर मेन्यू फॉर द डे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है क्लास उनके लिए बहुत बढ़िया, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है ना? जिन्होंने क्लास नहीं देखा है उनके लिए सबसे अच्छा है कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है और आपको क्या करना है? सब कुछ नोट डाउन करते चलना है। डूजियोर मेन्यू की बात करें या फिर मेन्यू फॉर द डे की बात करें, बताइए कैसा मेन्यू होता है? एक दिन का स्पेशल डिश, बहुत बढ़िया प्रमिला जी, आज मैं आपके कमेंट से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, इसका मतलब यही है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है ना? चलिए यहाँ पे देखना क्या है, डुजियोर मेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो आपको बता देना है उस दिन का एक्सपेरिमेंट होता है। जहां भी जिस भी रेस्टोरेंट की बात करें या फिर जो है होटल की बात करें या फिर ढाबे की बात करें, कहीं पे अगर हम भोजन करने गए हैं और वहां पे क्या है, एक बोर्ड लगा होता है, व्हाइट बोर्ड या फिर कागज का बोर्ड या फिर कोई सा बोर्ड होगा और वहां पे स्पेशल डिश लिखी होगी कि ये रहा आज का डिश, ठीक है ना? और ये डिश होता क्या है, जो सेफ है होटल का, रेस्टोरेंट का, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया आज का भोजन होता है। जैसे हम कभी किचन में खाना बनाते हैं तो कुछ डालना भूल जाते हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, तो मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट हो गया, नया डिश बन करके तैयार हो गया, है ना? हमारा तो खैर कोई खाता नहीं है, खाएंगे तो फिर सुना देंगे 2-4 बात, लेकिन जब हम सेफ का खाते हैं
रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम बड़ी तारीफ करते हैं ना कि ये डिश बड़ा अच्छा लगा है, तो आपको बता देना वही होता है। मतलब आज का जो नया डिश बना है या फिर जो नए डिश का आविष्कार हमने किया है, वही क्या हो जाता है, डूज़ोर मेन्यू। मतलब उस दिन का स्पेशल मेन्यू होता है, उस दिन का स्पेशल डिश, विशेष डिश होता है। ये डिश केवल आज ही बना है, आज इसका आविष्कार हुआ है, आज ही ये खोजा गया है, आज इसका इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डूज़ोर मेन्यू या फिर मेन्यू फॉर द डे। ठीक है ना? अच्छा ठीक है गुड़िया जी, कोई बात नहीं गुड़िया जी, आपका भी बढ़िया है। ठीक है ना? बस ऐसे ही बताते चलिए। हाँ, जी बिल्कुल। है ना, सेफ का एक्सपेरिमेंट, अपना एक्सपेरिमेंट बताइए, क्या-क्या एक्सपेरिमेंट किया है सबने? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड। आज मेन्यू देख रहे हैं तो पूरा का पूरा मेन्यू ही देख लेते हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे मेन्यू का नाम बताइए जो एक बार प्रयोग किया जाता है, दोबारा नहीं किया जाता है। बताइए, ऐसे मेन्यू का नाम बताइए, कौन सा मेन्यू है, वह कौन सा मेन्यू है जिसका प्रयोग एक बार कर लेते हैं तो एक बार किया जाता है, आपको सिर्फ इतना बताना है। एक बार किया जाता है, कोई भी परिवार हो, कोई भी फैमिली हो, अगर इस मेन्यू का प्रयोग एक बार कर लिया है, तो अगर उसके घर में कोई ओकेजन है, कोई त्योहार है, किसी का बर्थडे है, मुंडन है, तो दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। उस मेन्यू का नाम बताइए। चलिए बताइए जल्दी-जल्दी से। जूली जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, तो आपको बता देना है थीम मेन्यू, ठीक है ना? क्या होता है ये, तो आपको बता देना, इसी को हम कहते हैं थीम मेन्यू, ठीक है ना? और इसी को हम क्या कहते हैं, तो आपको बता देना है, इसी को हम सिंगल मेन्यू या फिर वन टाइम यूज मेन्यू के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको बता देना है, सिंगल कहते हैं या फिर वन टाइम यूज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? ये ऐसा मेन्यू होता है, अगर किसी परिवार ने एक बार इसका प्रयोग कर लिया तो दोबारा नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी का, आपके घर में किसी की शादी है या फिर किसी का मुंडन वगैरह है, अगर एक बार मान लो कि पंजाबी खाना बन गया है, तो दोबारा अगर किसी बच्चे का मुंडन होगा, बर्थडे पार्टी होगी, कुछ भी होगा, तो दोबारा पंजाबी खाना नहीं बनेगा, इस बार राजस्थानी बन जाएगा या फिर यूपी वाला बन जाएगा या फिर कुछ और बनेगा, लेकिन पंजाबी खाना बनने वाला नहीं है घर में। उसी को हम क्या कहते हैं, इस मेन्यू को हम सिंगल या फिर थीम मेन्यू या फिर वन टाइम यूज मेन्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है? अभी बहुत सारे मेन्यू हैं, बहुत सारे मेन्यू हैं, लेकिन अब लास्ट में इससे रिलेटेड पॉइंट को भी सॉल्व करेंगे। अभी और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। बहुत सारे मेन्यू हैं अभी। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ लेते हैं। व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए, रेल खान पान व्यवस्था में, मध्याह्न भोजन में, महाविद्यालय छात्रावास में, ऑफिस कैंटीन में। व्यंजन सूची का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाँ, अभी बहुत सारा मेन्यू है, लेकिन हम बाद में देखेंगे। व्यंजन सूची का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जल्दी जल्दी से आंसर बताते चलेंगे सब। व्यंजन सूची की अगर हम बात करेंगे ना, भोजन का लिस्ट, ठीक है ना? हाँ, व्यंजन सूची की अगर हम बात करेंगे, तो आपको बता देना है, इसका प्रयोग हम करते हैं मध्याह्न भोजन में, ठीक है ना? आपने स्कूलों में देखा होगा, सूची लिस्ट लगी हुई होती है, किस हिसाब से कैसा भोजन बनेगा, तो आपको बता देना है, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, मध्याह्न भोजन में, ठीक है ना? कहाँ पे, तो आपको बता देना है मध्याह्न भोजन में। अगला पॉइंट देखेंगे,
परोसने की विधि, जहां खाने खाद्य पदार्थ को सजा करके रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपको बताना है। ऐसी जगह, ऐसी जगह भोजन करने हम जा रहे हैं जहां पर क्या है, खाद्य पदार्थ तो सजा करके रखा गया है, लेकिन मेहमानों को अपने आप खाना निकालना है, खाना है। इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? बैंक्वेट कहते हैं, बफे कहते हैं, काउंटर पर जाकर लेना, या फिर जलपान गृह कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? हाँ, क्या होगा? बफर सिस्टम में सब लोग गए होंगे, है ना? बफर सिस्टम में सब लोग गए होंगे, तो ये व्यवस्था कहाँ की है? बफर सिस्टम की। बताने की जरूरत नहीं, ये कहाँ की है तो आपको बता देना है, बफर सिस्टम की। भोजन तो बहुत अच्छे से सजा कर रखा जाता है और जा करके हमें लेना पड़ता है, निकाल के खाना पड़ता है, प्लेट को जो है डस्टबिन में डालना पड़ता है, हाथ धुलना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, सब कुछ खुद से करना पड़ता है, लेकिन भोजन को सजा कर रखा गया होता है। संग्रहाहार माल तालिका निम्न में दर्ज किया जाता है, किसमें? जर्नल में, केस बुक में, रेजर में, या फिर बिन कार्ड में? है ना? मजा आ जाता है। बफर सिस्टम का नाम कितना बढ़िया है, और पता लगे लात मुक्का सब मिल जाए। क्या होगा? संग्रहाहार माल तालिका निम्न में दर्ज किया जाता है, जर्नल में, केस बुक में, लेजर में, या फिर बिन कार्ड में? लेजर में। बहुत बढ़िया। किस में? तो आपको बता देना है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेजर में। अला कार्टे मेन्यू है, अभी आपने देखा है। अला कार्टे मेन्यू को किस किस नाम से जानते हैं? एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, देखती हूँ कितने बच्चों को याद हुआ है। अला कार्टे मेन्यू का मतलब क्या होता है? कैलिफोर्निया मेन्यू के नाम से जानते हैं, मिल्स एंड व्हील्स मेन्यू के नाम से जानते हैं, चयनात्मक मेन्यू के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है ना? किसे? तो अला कार्टे मेन्यू को क्या 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 कहा जाता है? कैलिफोर्निया, मिल्स एंड व्हील्स, चयनात्मक मेन्यू के नाम से जाना जाता है। और अला कार्टा जो है, इसका नाम ही है अला कार्टा, ठीक है ना? निश्चित मेन्यू होता है, चयनित मेन्यू होता है, संयुग्मी मेन्यू होता है, चक्रीय मेन्यू होता है। अभी इससे रिलेटेड और पॉइंट को कवर करेंगे। जो मेन्यू है ना, अभी इसका बहुत सारा पॉइंट छूटा हुआ है, तो लास्ट में फिर देखेंगे कैसा होता है, बताइए। अला कार्टे मेन्यू आप सबको पता है, एक साइड प्राइस लिखा हुआ है, एक साइड भोज्य पदार्थ लिखा हुआ है। आपको जो भी भोजन खाना है, आप उसमें अपने बजट के हिसाब से जो है उसे चेक कर सकते हैं, मतलब उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चयनित होता है, ठीक है ना? अगला है, एक व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न होना चाहिए। 3 वर्ग भोजन केवल एक दिन में, छिटपुट और केवल तब तब खाएं जब भूख लगे, भूख से बचने के लिए जब पूरे दिन छोटा नाश्ता, या फिर एक बृहद भरा भोजन प्रत्येक व्यायाम के बाद। क्या होना चाहिए? नींद आने लगी, बताओ। अभी मैंने तो खाना भी नहीं खाया, अभी अभी तो डिनर भी नहीं किया है। 125 सविता जी बिल्कुल आएगा, 125 क्वेश्चन का सीरीज भी आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे देखिए, अभी जितने क्वेश्चन मैं जो एक साथ आप लोग को बता रही हूँ ना, 10 से 15 क्वेश्चन एक साथ ही उससे रिलेटेड सॉल्व करवा दे रही हूँ, वही क्वेश्चन के फॉर्म में अगर मैं लिखवाऊं तो जो है क्वेश्चन का फॉर्म ढेर सारा हो जाएगा, और वही मैं छोटा छोटा करके आप लोग को एक साथ समझा देती हूँ, तो आप लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा नहीं हो रहा है या फिर ज्यादा नहीं हो रहा है। और अगर जैसे अभी मैंने कितने सारे मेन्यू के क्वेश्चन पूछे, वही अगर क्वेश्चन के फॉर्म में होता तो आप बोलते हाँ संख्या में गिनते, है नहीं? मैंने अभी खाना नहीं खाया है। चलिए बताइए, एक व्यायामी मतलब जो व्यायाम कर रहे हो, मतलब जो अपने जो डाइट पर हो, जो लोग जो अपने वेट को कम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का भोजन कैसा होना चाहिए? तो आपको बता देना चाहिए, छिटपुट होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, केवल तब खाएं जब भूख लगे, ठीक है ना? केवल तब खाएं जब भूख लगे। ऐसा नहीं कि हम डाइट पे कहे जा रहे हैं और समोसा जलेबी जो भी मिलता जा रहा है खाए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं सबसे कि अभी तो हम डाइट पे हैं। तो डाइट लोगों के लिए, जो डाइट पे चल रहे हैं, जिनका वेट कम करना है, उन्हें अपने भोजन में छिटपुट करना चाहिए, जब भूख लगे तब कुछ ना कुछ खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन को एकदम छोड़ना नहीं चाहिए, अगर एकदम से छोड़ देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। थोड़े 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 फॉर्म में उनको भोजन लेना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है अला काटे भोजन तालिका का अर्थ क्या होता है, बताइए। अला काटे से खूब क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके मेन्यू से बचे हुए हैं, तो लास्ट में फिर से हम उसको कवर करेंगे। अभी बहुत सारा मैं छोड़ दी हूँ, ठीक है ना। अला काटे भोजन तालिका का अर्थ क्या है, क्षुधा वर्धक भोजन परोसना, दोपहर का पैक भोजन, एकल भोजन, भोजन तालिका में से चुनाव, बताइए क्या होता है। मैम एक क्लास मॉर्निंग में 4 से 6 भी ले लिए करी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मतलब मैं सोऊं नहीं, है ना, मैं नींद नहीं पूरा करूं, बस क्लास लेती रहूं। क्या होगा तो आपको बता देना है। अला कार्टे मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भोजन तालिका में से चुनाव, ठीक है ना। अला कार्टे का मतलब क्या होता है, भोजन तालिका आपके सामने दे दी गई है, उसमें से आपको क्या करना है, चुनाव कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। वह मेन्यू जहां खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग रखी जाती है। देखिए एक ही जगह से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म देखिए किस टाइप से, और ये सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं, तो आपको बता देना ये सारे क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी के हैं, या फिर जीआईसी के भी हैं, इसमें कुछ लेक्चरर के भी हैं, नेट के नहीं है, इसमें यूजीसी नेट का एक भी क्वेश्चन शामिल नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड का भी इसमें क्वेश्चन है। वह मेन्यू जहां खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग रखी जाती है, तय मेन्यू, डिजर्व मेन्यू, टेबल डी हार्ट मेन्यू, एला कार्टे मेन्यू। अभी 9:30 ही तो हुए हैं भाई, इतनी जल्दी सोना क्या, हम लोग तो 11-12 बजे सोते हैं और फिर मॉर्निंग में जल्दी से उठना होता है। कोई बात नहीं साबिया जी, ठीक है ना। क्या होता है, तो जहां अलग अलग भोज्य पदार्थों की अलग अलग कीमत होती है उसे हम एला कार्टे मेन्यू के नाम से जानते हैं। अगला है ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को इनमें से क्या नहीं देना चाहिए, बताइए। हाँ सही बात है, मैं सोना भी छोड़ दूं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताइए ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को इनमें से क्या क्या नहीं देना चाहिए। जो ग्लूटेन के मरीज हैं उन्हें क्या नहीं देना चाहिए, गेहूं का आटा, चावल का आटा, भुट्टे का आटा, चना दाल का आटा। मुझे पता था बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत बताएंगे, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत बताएंगे। भुट्टे का आटा नहीं, ग्लूटेन किस में पाया जाता है, तो आपको बता देना है गेहूं में पाया जाता है। और जो ग्लूटेन से एलर्जी, एलर्जी किससे है, ग्लूटेन से है। ग्लूटेन किस में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। गेहूं आप देंगे तो एलर्जी ज्यादा बढ़ेगी, और गेहूं का आटा आप नहीं देंगे तो एलर्जी कम हो जाएगी। तो आपको बता देना है ए होगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलती हूँ प्रैक्टिस सेट पढ़ा करो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड लगाया करो कि कहाँ पे सही हो सकता है और कौन सा पॉइंट गलत हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बता देना है गेहूं का आटा हो जाएगा। अगला है आंत्रेतर पोषण का अर्थ क्या है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। आंत्रेतर पोषण का अर्थ क्या होता है, नशिका नली से भोजन कराना। आपने इसको पढ़ा है कि हम भोजन कितने टाइप का दे सकते हैं, फीडिंग हम कितने टाइप से करवा सकते हैं, सब लोगों ने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, बताइए। सबने पढ़ा है ना, फीडिंग के प्रकार कितने टाइप से फीडिंग कराई जाती है, सबने पढ़ा है, बस वहीं से क्वेश्चन बना है। अंतरेतर पोषण का अर्थ क्या होता है, नासिका नली से भोजन कराना, नस द्वारा भोजन कराना, अनुपूरक भोजन कराना, सूखा भोजन कराना। पढ़ा है, बहुत बढ़िया, तो पढ़ा है, गलत नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा सा इसको भी डिटेल में देखेंगे। आंतेतर पोषण का मतलब क्या होता है, जब नाक में नली डाल के पोषण भोजन दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको बता देना है। आंतेतर पोषण के नाम से जाना जाता है, मतलब नासिका नली से भोजन कराना। अभी इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर डिटेल पे चढ़ेंगे। ओआरएस का पूरे नाम बताइए। अभी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा, ताकि आप अगर भूल गए हो तो याद आ जाए आप लोगों को। ओआरएस का पूरे नाम क्या होता है, ओरल रेगुलेशन साल्ट, ओरल रेटेड साल्ट, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट, या फिर ओरल रेवोल्यूशन साल्ट। ओरल का यूज खूब किया जाता है ना, ओआरएस का खूब यूज किया जाता है कब, तो गर्मी के मौसम में। अभी भी गर्मी ही है, अभी तो सर्दी का मौसम नहीं आया है, बताइए। क्या होगा,
ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के नाम से जानते हैं हम इसको, ठीक है ना। जब निर्जलीकरण हो जाता है, बॉडी में जल की मात्रा कम हो जाती है, चाहे बहुत ज्यादा उल्टी होने से या फिर लूज मोशन होने से, तो हम क्या करते हैं, किसी भी रोगी को क्या किया जाता है, ओआरएस का घोल दिया जाता है, ताकि जो निर्जलीकरण हुआ है, जो जल की आपूर्ति हुई है बॉडी में, जल की पूर्ति करने के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंकोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? तपेदिक रोग का, वृक्क रोग का, कैंसर का या फिर एड्स का? ओंकोलॉजी की बात करनी है। ओंकोलॉजी में किस चीज की जो है, किस चीज का उपचार किया जाता है, ये बताना है। ओंकोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? तपेदिक का, वृक्क का या फिर कैंसर का या फिर एड्स का? क्या बात है साबिया जी, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही पढ़ते चलो, हर जगह बहुत काम आएगा, है ना। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, आपको बता देना है, कैंसर से रिलेटेड है। कैंसर के उपचार को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुजुर्गों के इलाज को क्या कहा जाता है? बुजुर्गों के इलाज को क्या कहा जाता है? रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे तो आप यूजी से नेट का उठाकर देख लीजिए, चाहे टीजीटी का, पीजीटी का, चाहे फर्स्ट ग्रेड का उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी लेक्चरर का एग्जाम देने गए होंगे तो उसमें देख लीजिए, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। बुजुर्गों के इलाज को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा, टूट फूट। नीतू जी आप मत देखिए अभी, ठीक है, टाइम बर्बाद मत करिए, आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्या कहा जाता है तो आपको बता देना है, जरा चिकित्सा के नाम से हम जानते हैं बुजुर्गों के इलाज को। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार कैसा होना चाहिए? अधिक श्वेत सार और अधिक सोडियम, कम प्रोटीन तथा अधिक श्वेत सार, कम श्वेत सार तथा अधिक सोडियम, अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम। लीवर सिरोसिस आप लोगों ने सबने पढ़ा है, न्यूट्रिशन साइंस का ये पार्ट है। लीवर सिरोसिस हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया आप लोगों को। तो लीवर सिरोसिस में जो भोजन है वो भोजन कैसा होना चाहिए, बस इतना बताना है। लीवर सिरोसिस में भोजन कैसा होना चाहिए? अभी मैं आपको फीडिंग के प्रकार इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन होगा तो वहां पे हम फीडिंग के टाइप को बढ़िया से देखेंगे एकदम डिटेल में। लीवर सिरोसिस के लिए क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं, लीवर सिरोसिस फिर से एक बार, पट्टी भी पढ़ाना, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। पट्टी भी पढ़ाया जाएगा, घरेलू उपचार भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लीवर सिरोसिस के लिए कैसा? अधिक श्वेतसार और अधिक सोडियम या फिर कम प्रोटीन तथा अधिक श्वेतसार, कम श्वेतसार तथा अधिक सोडियम, अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम? फिर से बताइए। लीवर सिरोसिस की बात करेंगे, अच्छा बी होगा, कम श्वेतसार तथा अधिक सोडियम। सोडियम की मात्रा अधिक देंगे या कम देंगे? सिर्फ यही में आप कंफ्यूज हो, सोडियम को कम करना है या फिर जो है कम करना है या फिर ज्यादा करना है? सोडियम को कम करना है या फिर ज्यादा करना है लीवर सिरोसिस में? सोडियम को कम करना है, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिक प्रोटीन कम सोडियम, सोडियम की मात्रा को कम करेंगे। चलिए, अधिक सोडियम नहीं देंगे हम। अगला क्वेश्चन है, अल्जीमन रोग के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? आत्म विस्मरण, जोड़ों का दर्द, चिंता और क्रोध, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग का संक्रमण, स्मृत लोप। आज मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी नहीं काफी प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा धीरे चल रही हूँ आज मैं।
बताइए, अल्जीमर रोग के सामान्य लक्षण क्या है? आत्म विस्मरण, जोड़ों का दर्द है, चिंता और क्रोध है, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग का संक्रमण या फिर स्मृति लोप। क्या हो जाएगा तो आपको बता देना इसमें, आत्म विस्मरण हो जाएगा, ठीक है ना, चिंता और क्रोध हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तो आपको बता देना, स्मृति लोप हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा है। गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की मात्रा कितनी है? यहाँ पे ऑप्शन जो है ये 2010 का दिया गया है, लेकिन 2020 का हमें देखना है, ठीक है ना, 2020 का देखना है। गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की बताई गई जो उपयुक्त मात्रा है 2020 में, वो 570 माइक्रोग्राम दिया गया। कितना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 570 माइक्रोग्राम दिया गया है, ठीक है ना, 570 माइक्रोग्राम एक गर्भवती लेडी को फोलिक एसिड चाहिए। फोलिक एसिड का मतलब क्या होता है बताइए। ये 2010 का डाटा दिया गया है, 2020 में अगर आप लोग देखोगे, चेक करोगे वहां पे, अगर आपको याद होगा तो 570 माइक्रोग्राम में दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, फोलिक एसिड का मतलब क्या होता है? हाँ, फोलिक एसिड का मतलब क्या है? विटामिन B1 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है, या फिर 5 है, या फिर 6 है, या फिर 9 है, या फिर 10 है, या फिर 12 है, क्या है? विटामिन B12, देखो विटामिन B5 आ रहा है भाई, क्या बात है। केमिकल नेम अभी तक याद नहीं हुआ। फोलिक एसिड का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी से आंसर बताते चलो। विटामिन B9 होता है, ठीक है ना, क्या होता है तो आपको बता देना, विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी को नहीं कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन B9 को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, नली द्वारा आहार देने को यह भी कहा जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल नहीं बता रही थी, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड। हाँ, विटामिन B9 को कहते हैं, ठीक है ना। बताइए, नली द्वारा आहार देने को यह कहा जाता है क्या? पेरेंटल पोषण, इंटरनल पोषण, टोटल पेरेंटल पोषण या फिर पूरक पोषण? बताते चलेंगे, ठीक है ना, बताइए सब लोग। पैतालीस का क्वेश्चन क्या होगा? बी होगा, बिल्कुल सही। क्या होगा तो आपको बता देना, इंटरनल पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनल पोषण। नली के द्वारा मतलब नाक में या फिर डायरेक्ट अमाशय में, ठीक है ना, हम नली डाल करके डायरेक्ट जो है पोषण देने का काम करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? इंटरनल पोषण कहलाता है। अच्छा, किसी ने पूछा अभी क्वेश्चन कि फाइबर की मात्रा अगर देखी जाए 2020 के आरडीए के अकॉर्डिंग, तो आपको बता देना है 2020 का जो आरडीए है उसमें जो फाइबर की मात्रा दी गई है पर 2000 किलो कैलोरी पर कितना ग्राम चाहिए होता है? तो 40 ग्राम चाहिए होता है, बट पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 30 ग्राम माना गया है। अब ये हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आयोग किस बेस पर उसको करेक्ट माना है ये मुझे नहीं पता है, शायद आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमें जो दिया गया हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। 2020 का आरडीए चेक करिए, आप सब भी देख लीजिए, 2000 किलो कैलोरी पर 40 ग्राम चाहिए होता है क्या? फाइबर। और ये फाइबर जो दिया गया है, क्यों दिया गया है? ताकि भोजन का पाचन अच्छी तरीके से हो जाए। ये आप सबको भी पता है कि जो फाइबर होता है इसका पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता है, इसका पाचन जानवरों में होता है, लेकिन ये आंतों के वैक्यूम को बढ़ाता है, क्रमांकुचन गति को बढ़ाता है, ठीक है ना, स्टूल के वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
जो रेशा होता है, फाइबर होता है, वो लेते हैं। ठीक है ना। अब की बार आपको हमेशा जो है 40 ग्राम ही याद करना है। ठीक है ना, क्योंकि वही दिया गया है आरडीए में और हम आरडीए के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है, यक्षमा में, मधुमेह में, पीलिया में या फिर ऑस्टियोपोरोसिस में। अधिक प्रोटीन किस में दिया जाएगा? अब भाई जो हमें बताया गया हम उसी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे। अब आयोग किस बेस पर उसे करेक्ट माना, आज तक नहीं पता चला। बताइए। आप लोग सी क्यों बता रहे हैं भाई? अधिक प्रोटीन युक्त भोजन मधुमेह में या फिर पीलिया में या फिर यक्षमा में या फिर ऑस्टियोपोरोसिस में। अच्छा, बिल्कुल पूनम मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक का नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट बताया। ठीक है ना, डी वाले गलत हैं भाई। अगर हम अधिक प्रोटीन युक्त की बात करें ना तो टीबी में दिया जाता है। टीबी के जो मरीज होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है? अधिक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ दिया जाता है। वैसे तो प्रोटीन अधिक किया जाता है मधुमेह में भी, लेकिन यहाँ पे अगर ए प्लस बी दिया गया होता तो आप दोनों को लगाते। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसे दिया जाता है? तो आपको बता देना है जो टीबी के मरीज होते हैं, जिसे हम एचमा के नाम से जानते हैं, उन्हें दिया जाता है। ठीक है ना। और पीलिया की बात करेंगे, इसमें भी क्या होगा? प्रोटीन कम दिया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस आप लोग जो बता रहे हो ना, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है। अगर विटामिन डी ना रहे तो आप कैल्शियम लगा सकते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में आप प्रोटीन नहीं लगाएंगे भाई। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों में छेद का होना, जो कि वृद्धावस्था में होता है। और किस विटामिन की कमी से? तो आपको बता देना विटामिन डी की कमी से हो रहा है। और अगर विटामिन डी ना मिले तो इनडायरेक्ट फॉर्म में हम कैल्शियम को भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी हड्डियों से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की बात की जाए, ऑस्टियोमलेशिया की बात की जाए, रिकेट्स की बात की जाए, ये सब विटामिन डी की कमी से होता है। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे पीलिया में नहीं देते हैं। पीलिया में जो है जो प्रोटीन है उसको कम कर देते हैं, लेकिन मधुमेह और यक्षमा दोनों में हम देते हैं। अगर ऑप्शन ए प्लस बी होता तो ए प्लस बी लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन एक चुनना है तो हम किसे चुनेंगे? टीबी को चुनेंगे, यक्षमा को चुनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस रिपीटेड फॉर्म में बताया गया, विटामिन डी की कमी से हो रहा, तो प्रोटीन कहाँ से आ जाएगा इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद इतना ही क्वेश्चन है क्या? चलिए अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का जो है थोड़ा सा डिटेल बताना है इसका। ठीक है ना, नली के द्वारा आहार जो देना है इसका थोड़ा सा डिटेल बता देना है आप लोगों को। अभी वॉइस आ गई होगी? गई बेफेलो पानी में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वॉइस आ गई होगी। अब चेक करिए आप लोग। आ गई ना? चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं फीडिंग को, ताकि आप लोग का थोड़ा सा, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो याद आ जाए। हमने फीडिंग को देखा था, ठीक है ना। फीडिंग के कितने प्रकार को देखा था, मेरे साथ बोलते चलिए तो आपको बता देना है। जब हमने फीडिंग को देखा था ना, तो हमने मेन प्रकार दो देखा था।
अच्छा, कल का टॉपिक बता दूंगी, ठीक है। हमने फीडिंग को दो टाइप में डिवाइड किया, पहला क्या है तो नेचुरल मेथड को देखा था, और दूसरा क्या है आर्टिफिशियल मेथड को देखा था। क्या क्या, तो आपको बता देना है, नेचुरल की बात करेंगे यहाँ पे हम, मतलब प्राकृतिक विधि के द्वारा भोजन देने की बात करते हैं, और यहाँ पे आर्टिफिशियल की बात करते हैं, मतलब क्या होता है कृत्रिम जगत या फिर कृत्रिम विधि द्वारा भोजन देने की बात करते थे, है ना। हमने यहाँ पे पढ़ा, बस एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, केवल कौन सा पार्ट किस में आता है, कौन सा पार्ट किस में आता है, बस इसको देखना है। और दो चार क्वेश्चन अभी बाकी रह गया है किसका, तो मेन्यू का, उसको भी कवर करेंगे तब चलेंगे, ठीक है ना। तो प्राकृतिक की बात करेंगे, आप सबको पता है जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम आराम से मुंह, हम आराम से, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम, ठीक है, तो आपको बता देना है प्राकृतिक का मतलब ये होता है कि जब हम एकदम अच्छे कंडीशन में होते हैं, ना तो हमारे मुंह में कोई प्रॉब्लम होती है, ना तो जो है आहार नली में, ना तो आमाशय में, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुंह के द्वारा आराम से हम भोजन करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कृत्रिम की बात करें तो आपको बता देना है, जब हमने आर्टिफिशियल की बात करी थी तो आर्टिफिशियल को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, केवल यहाँ पे नेम देखेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये टॉपिक जाकर के पढ़ लेना, चाहे अभी चाहे मॉर्निंग में, कल सुबह तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे हमने दो टाइप देखा था, पहला क्या देखा था ट्यूब के द्वारा, मतलब नली के द्वारा पोषण, और दूसरा क्या देखा था तो आपको बता देना अंतः सिराओं के द्वारा भोजन। दूसरा क्या देखा था तो आपको बता देना है अंतः सिरा के द्वारा, अंतः सिरा के द्वारा मतलब सिराओं में, वेन्स में, हमारे वेन्स में क्या किया जाता है, तो वेन्स में जो है एक जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है आहार देने का काम किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्यूब में हमने देखा था, जब ट्यूब की बात हमने करी थी कि ट्यूब से जो पोषण देने का काम किया जाता है, इसमें कितने पॉइंट आते हैं तो आपको पता है इसमें आ जाते हैं 3 पॉइंट। कौन कौन सा आता है, तो पहला आता है नैसोगैस्ट्रिक, ठीक है ना। पहला क्या आता है तो आपको बता देना है नैसोगैस्ट्रिक, नैसोगैस्ट्रिक, नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग की बात करते हैं हम। दूसरा क्या आता है तो आपको बता देना है इसमें गैस्ट्रोटोमी की बात करते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रोटोमी की बात करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें क्या होता है जिज्नोस्टोमी की बात करते हैं, ठीक है ना, जिज्नोस्टोमी की बात करते हैं, मतलब 3 है। नैसोगैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है नासिका आमाशयिक पोषण, इसे हम क्या कहते हैं तो आपको बता देना है नासिका आमाशयिक पोषण के नाम से इसे हम जानते हैं। नेम सबका क्लियर होना चाहिए, कौन सा पॉइंट किस में आ रहा है, बस इतना क्लियर करना है आज। गैस्ट्रोटोमी की बात करेंगे तो गैस्ट्रोटोमी का मतलब होता है आमाशयिक पोषण, क्या होता है आमाशयिक पोषण की बात करते हैं हम। और लास्ट का जो है जिज्नोस्टोमी की बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं तो आपको बता देना है इसे हम कहते हैं आंतरणीय पोषण, क्या कहते हैं तो आपको बता देना आंतरणीय पोषण कहते हैं। और अभी यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आंतरणीय पोषण क्या है, बेंस के द्वारा पोषण दिया जाता है या फिर ट्यूब के द्वारा दिया जाता है, यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि नली के द्वारा पोषण देने की विधि कौन सी है, तो आपको बता देना है आंतरणीय पोषण है, जिसे हम क्या कहते हैं जिज्नोस्टोमी के नाम से जानते हैं। हमारे इसमें क्या किया जाता है तो आपको बता देना है इस विधि में तब प्रयोग किया जाता है जब आमाशय में, आहार नली में, दोनों जगह प्रॉब्लम होती है, तो क्या किया जाता है ऑपरेशन के थ्रू छोटी आंत में डायरेक्ट नली को प्रविष्ट करा के और भोजन देने का काम कर दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं आंतरणीय पोषण कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए अब ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये ट्यूब में आता है नैसोगैस्ट्रिक, गैस्ट्रोटोमी और जिज्नोस्टोमी। मतलब नैसोगैस्ट्रिक का मतलब नासिका आमाशयिक पोषण, और गैस्ट्रोटोमी का मतलब आमाशयिक पोषण होता है, जिज्नोस्टोमी का मतलब आंतरणीय पोषण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन 101% है, पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और कंफ्यूज कर देने वाला टॉपिक है,
ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगर अंतःशिरा के द्वारा देखें तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं, 2 तरीके से भोजन दिया जाता है। पहला तो ऊपरी सिरे द्वारा इन्फ्यूजन कराया जाता है और दूसरा क्या होता है, अंदरूनी सिरा के द्वारा पॉलीथीन जो पाइप होता है उसके द्वारा भोजन कराने का काम किया जाता है। पहला क्या है तो आपको बता देना है, ऊपरी सिरा के द्वारा इन्फ्यूजन कराया जाता है इसमें, और दूसरा क्या है तो आपको बता देना है, अंदरूनी सिरा के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा, अंदरूनी सिरा के द्वारा भोजन कराने का काम किया जाता है। अब ये जो है काम आपका है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो है क्लियर करना है या फिर आपको पढ़ना है तो पीडीएफ उठाइए, क्लास उठा करके देखिए, न्यूट्रिशन साइंस का टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है, पूरा का पूरा क्लियर कराया गया है। ठीक है ना, ये रहा पॉइंट। और एक क्वेश्चन अभी हमें और देखना है, वो क्वेश्चन क्या है तो अभी बचा हुआ है मेन्यू का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन तो आपको बता देना, अभी मेन्यू का क्वेश्चन बचा हुआ है। जिन बहनों को नींद आ रही है खाना खा करके सो जाइए। ठीक है ना, ये काम मैं आप लोगों के ऊपर डाल रही हूँ, आप लोगों को ये काम करना है, अभी देख लीजिए या फिर जो है मॉर्निंग में देखना है, देखना आपका काम है, क्लियर करना आपका काम है। चलिए अब आ जाते हैं हम मेन्यू की तरफ। क्वेश्चन क्या है, अच्छा अभी आप लोग खाना खा चुके हैं, अभी मेरा टाइम मुझे लग रहा है मुझे 11 बज जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से फ्री होते होते मतलब बहुत सारा काम करना होता है, तो चलिए देखते हैं, अब बात लास्ट में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो मेन्यू का क्वेश्चन बचा है, अवसरवादी मेन्यू किसे कहते हैं बताइए, अवसरवादी मेन्यू किसे कहते हैं, अवसरवादी मेन्यू की बात करनी है। अच्छा खाना खा चुके तभी नींद आ रही, चलो कोई बात नहीं है ना। अवसरवादी मेन्यू क्या होता है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछूंगी, आपको बता देना है बस। मैं ये चाहती हूँ कि ये पॉइंट भी आपके माइंड में रहे कि ऐसा मेन्यू भी होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा चलो, अवसरवादी मेन्यू की बात करेंगे तो आपको बता देना है, जैसे किसी का व्रत हो, त्योहार हो, कुछ ओकेजन हो या फिर पार्टी हो घर में या फिर शादी विवाह हो, तो वहां पे जो भोजन बनता है ना, जैसे व्रत के टाइम पे व्रत जैसा भोजन बनेगा जो हम व्रत के टाइम पे खा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवसरवादी मेन्यू के नाम से जानते हैं। जो ओकेजन हो वही भोजन बनेगा। ठीक है ना, व्रत का टाइम है तो व्रत वाला भोजन बनेगा, शादी का माहौल है तो उस हिसाब से बनेगा, पार्टी का माहौल है तो उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं तो आपको बता देना है, ओकेजनल जो है मेन्यू के नाम से जानते हैं या फिर अवसरवादी मेन्यू के नाम से जानते हैं। आपको बता देना है ब्रंच क्या है, ब्रंच, ब्रंच मेन्यू क्या होता है बताइए जरा। ब्रंच में किस टाइप का भोजन आता है या फिर किस किस समय का भोजन आता है इसमें, ये समय कौन सा होता है। अच्छा, नहीं खाया करो भाई, ऐसा मत किया करो कि रात में खाओ ही ना। बताइए ब्रंच क्या होता है। हाँ, आपको बता देना ब्रेकफास्ट के बाद का और लंच के पहले का जो टाइम होता है, जो हम कुछ खाते हैं बीच में ना, उसी को हम ब्रंच कहते हैं। भाई ये नया शब्द है, जान लीजिए आप लोग। नहीं तो पता लगा कि आपका बेबी आकर के बोले मम्मी मैं अपने दोस्तों को बुलाया हूँ ब्रंच के लिए, तो पता लगे हमको ब्रंच पता ही नहीं है ना, नया शब्द है। आपको क्या बता देना है, ब्रेकफास्ट के बाद का, ब्रेकफास्ट जो हमने किया है ब्रेकफास्ट के बाद का और लंच के पहले का टाइम है। ठीक है ना, लंच के पहले का, ब्रेकफास्ट के बाद का। मान लो अगर हमने ब्रेकफास्ट 8 बजे किया है और लंच का टाइम 1 बजे का है, तो 8 से 1 बजे के बीच में जो हम भोजन करेंगे, चाय नाश्ता पानी जो भी हम लेते हैं, वो हमारा ब्रंच कहलाता है। ठीक है, 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, सबका अलग अलग होता है भाई, तो ये कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा कि हम तो 10 बजे करते हैं या 11 बजे, तो ये अपना डिपेंड होता है सबका, जिसका जैसे काम होता है। अगर किसी का 8 बजे लंच ब्रंच सॉरी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है और 1 बजे लंच करने का टाइम है, तो उसके बीच का जो भोजन करता है, भोजन नहीं करता उस टाइम पे, कुछ भी खाता है, तो वो किस में आएगा, तो ब्रंच में आ जाता है। ठीक है ना, हाँ चलिए, अगला हमें देखना है सपर क्या होता है बताइए।
सपर की बात करें अगर हम, तो ये सपर क्या होता है? ये लास्ट का पॉइंट है आज की क्लास का। हाँ, 10 या 11 बजे का होता है, ठीक है ना? जो बीच में चाय ले रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं कुछ, तो वही ब्रंच कहलाता है। जैसे चाउमीन आपने खा लिया या फिर कुछ भी खा लिया, थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह खा लिया। अच्छा, अपर्णा जी थोड़ा-सा वेट बढ़ाइए अपना भई, ऐसे काम नहीं चलेगा, इतना कम है। हाँ, ठीक है, अब बस कर रहे हैं, यही लास्ट का पॉइंट है, ठीक है ना? दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बीच का जो भोजन हम लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आपको बता देना है, दोपहर के बाद, ठीक है ना? दोपहर के बाद और रात में सोने से पहले, रात में सोने से पहले का जो भोजन होता है, जो कुछ भी हम खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सपर कहते हैं। जैसे आपको बता देना है, ये 4 से 6 के बीच में होता है, 4 से 6 शाम का, ठीक है ना? 4 से 6 एएम के बीच का होता है। जैसे चाय ले लिया, बिस्किट ले लिया या फिर और कुछ ले लिया, जो जिसका मन करे, उसे हम क्या कहते हैं? सपर कहते हैं। तो आज का क्लास रहा इतना। आप लोग बताइए कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ आपका? कितना सही हुआ? तीपहर। अभी तो इसी टाइम रहेगा क्लास, ठीक है ना? क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच में आपको फिजियोलॉजी की क्लास मिलेगी। कोई बात नहीं, नहीं गिना? थैंक यू। अब आप लोग अच्छी-अच्छी नींद लेके सो जाइए और पढ़ के सोए हैं तो नींद में भी यही आएगा, मुझे लगता है जहाँ तक।